गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। आज हम क्लास 7th के 5th लेसन को डिस्कस कर रहे हैं। लेसन का नाम है हमारा जल, वाटर यानी कि। तो देखिए जल कैसे बनता है, धरती से कैसे आसमान में पहुंचता है, बादलों द्वारा फिर बरसता है, उसकी हम सारी प्रक्रिया जानेंगे। महासागरों के जल के बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर इकट्ठे होकर बादल का रूप ले लेते हैं। और यही बादल कहीं पे ओले के रूप में गिरते हैं, कहीं पे वर्षा के रूप में गिरते हैं। इस प्रकार वो धरती पे वापस पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल एवं धरती के बीच में ये जल क्या है, लगातार चक्कर लगाता रहता है और अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल सदियों पूर्व उपस्थित था वही आज मौजूद है। एक थलशाला के समान। थलशाला होती है बेटे छोटे पौधे रखने की जगह, जैसे छोटे छोटे पौधे आप घर पे रख सकते हैं ना, कृत्रिम रूप से बनाए होते हैं, उसे कहते हैं थलशाला। तो ये पानी भी क्या है, ऊपर जाता रहता है वापस आता रहता है। तो ये इसके घूमने का जो चक्र है इसी को हम जल चक्र कहते हैं। देखो इस तस्वीर में आपको दिखाया गया है, जल वाष्प होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से संघनन बादल बनते हैं और बादल से फिर ये बारिश होती है और फिर करते ही धरती पे दोबारा आ जाता है। ठीक है, आगे देखो जो जल होता है हमारा, जल का वितरण देखिए। कहते हैं कि महासागरों में ये जो दिखाई गई आपको, ये इतना इतना इस प्रकार से पानी है। तो आप सबसे ज्यादा देख सकते हो महासागर में 97.3% पानी है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो पानी, अब आप कहेंगे कि धरती पे इतना ज्यादा पानी है तो क्या जरूरत है, फिर जरूरत क्या है जल बचाओ की। तो देखो बच्चों, ये जो महासागरीय जल होता है इसमें सोडियम क्लोराइड की वजह से ये क्या होता है, खारा होता है, जिसकी लवणता अधिक होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, उपयोग करने लायक नहीं होता, बहुत ज्यादा नमकीन होता है। ठीक है, और बाकी जो शुद्ध जल है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से हमें जल को बचाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो महासागरीय परिसंचरण। कहते हैं कि समुद्र के आप आसपास टहलोगे तो आपको मीठी मीठी सुगंध आएगी, यानी कि नमकीन नमकीन वहां से सुगंधित हवा चलेगी। क्योंकि महासागर का जो जल है वो जैसे ही चलेगा तो उससे खुशबू आएगी जो आपको सुनाई दे, मतलब महसूस होगी। ठीक है, कहते कि बाकी झील तालाब का पानी क्या है, स्थिर रहता है, वो पड़ा रहता है एक जगह। परंतु महासागर का जल क्या होता है, हमेशा गतिमान होता है। महासागर में गतियां, तरंगे आती हैं, ज्वार भाटा आता है, धाराएं आती है। तो महासागर का जल क्या है, शांत नहीं रहता बच्चों, वो क्या है, गतिमान होता है, गति करता रहता है। तो देखिए तरंगे क्या होती है, समुद्र तट पर गेंद के खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है। देखिए मनोरंजक कैसे होता है, जैसे ही समुद्र के तट पे आप कोई गेंद डालते हो तो गेंद लहरों के साथ बीच में चली जाएगी, उसी प्रकार वो धीरे 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 पानी की लहरों के साथ फिर से कहाँ आ जाएगी, किनारों पे आ जाएगी। वो बड़ा अच्छा लगेगा, बीच में डालेंगे ना तो वो लटकते लटकते जो तरंगों के साथ क्या आ जाएगी, किनारों पे आ जाएगी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न हो जाती है। छोटी छोटी धाराओं की तरंगे तो चलती रहती है, धीरे धीरे तो पानी हिलता रहता है, पर कई बार तूफान और धरती के नीचे भी आपको पता है भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण जो है महासागर का जल अत्यधिक तेज गति से विस्थापित होता है। ये 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठा सकता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। और जब ये तरंगे भयंकर रूप धारण कर ले, यानी कि बहुत ऊंचाई तक जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे, कि सुनामी आ गई, क्योंकि फिर वो आसपास के एरिया के लिए खतरनाक होती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी कि अब तक 150 किलो जो मीटर की है ना सुनामी मापी गई है, ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ चलती है। तो देखो तरंगे क्या होती है, नॉर्मल बहाव होता है समुद्र का, परंतु भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या धरती के नीचे भूसंकलन के कारण इन तरंगों में तेज गति आने के कारण ये तरंगे बहुत ऊंची उठ जाती है। तो इन ऊंची उठी हुई तरंगे जो विशाल रूप धारण कर लेती है, इसे कहा जाता है सुनामी। और 700 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो इतनी स्पीड से कि ये पानी जो है एक घंटे में 700 किलोमीटर का एरिया अपने अंडर में ले लेगा। तो सोच सकते हो कितना बड़ा विनाशकारी होगा। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। 2004 में सुनामी आई थी। तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो आपने मैप देखा होगा इस टाइप से, तो आपने मैप के 1 2 3 साइड क्या देखी होंगी, पानी देखा होगा। और ये जो लाइन है
जो समुद्र के किनारे हमारे इलाके पड़ते हैं इन्हें कहा जाता है तटीय रेखा। यानी कि जो गुजरात है, नीचे फिर आप आ जाओ मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु, ये क्या है, हमारे तटीय क्षेत्र है। तो इनमें बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है बच्चों ये। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट में डूब गया था। सुनामी कहाँ आई थी? तो देखो, हिंद महासागर में सुनामी आई थी और उसी जगह हमारे ये जो अंडमान और निकोबार छोटे छोटे द्वीप हैं, इतनी भयंकर सुनामी के बाद ये द्वीप जो क्या है पानी में डूब गए थे। तो एक बार ये देख लिए, सुनामी पृथ्वी का तांडव। तांडव आप समझते हो, बहुत भयंकर रूप किसी चीज का। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों और पोताश्चर्य तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यानी कि सुनामी के कारण बहुत ज्यादा विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा को पश्चिमी सीमा पर था। सुमात्रा देश की पश्चिमी सीमा पर भूकंप उठा था, जिसकी वजह से हिंद महासागर में भी नीचे कंपन हुआ और बहुत तेज गति से सुनामी आई थी। और जिसकी वजह से प्लेटें नीचे धंसने के कारण पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो दक्षिणी बिंदु है ना, इंदिरा पॉइंट, उसमें अंडमान और निकोबार जैसे छोटे छोटे द्वीप क्या है पूरी तरह डूब चुके थे। आगे देखो, जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। तो ये वही बात है कि बढ़ते बढ़ते ये क्या है, बहुत ज़्यादा 700 से 900 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पहले चली थी, फिर ये धीरे धीरे कम हुई, परंतु फिर भी जो हमारे ये इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा उस समय प्रभावित हुए थे सुनामी से। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। कहते हैं कि प्रशांत महासागर में जब भी ऐसा कुछ होता है, सुनामी वगैरह आती है, तो उसके लिए कुछ सिस्टम लगाया गया है ताकि पहले से चेतावनी हो जाती है कि यहाँ पे क्या आएगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, उसकी चेतावनी हो जाती है। परंतु उसमें कहाँ नहीं है, ये हिंद महासागर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया। और क्योंकि उसमें कभी कभी सुनामी आती थी, छोटा मोटा भूकंप आता था, ये पता नहीं था, जो बहुत ही भयंकर रूप ले गया था बच्चों।